नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बीटेन एयरकूल्ड सर्विसेज से। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो पैकेज एसी की वायरिंग डायग्राम के बारे में, जिसमें हम पीसीबी के थ्रू किस तरीके से वायरिंग करते हैं उसके बारे में बताया गया है। पिछले वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हमने पीसीबी बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। आज के वीडियो में हम पीसीबी बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से पीसीबी बोर्ड से वायरिंग होती है इसके बारे में पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वायरिंग डायग्राम के बारे में अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन होता है या कुछ भी होता है तो आप इसका वायरिंग डायग्राम का प्रिंट निकाल लीजिए और आप इसको समझने की कोशिश करिए। कोशिश मेरी यही रही है कि मैंने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो अगले वीडियो में हम उसको भी कवर कर लेंगे। अभी हमारा जो सेशन चल रहा है वो पूरा पैकेज एसी का चल रहा है। अभी आने वाली वीडियो में मैं आपको डबल कंप्रेसर पैकेज एसी का पूरा आपको वायरिंग डायग्राम बताऊंगा। अभी जो वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो में हमने जो है सिंगल जो है कंप्रेसर का वायरिंग डायग्राम बताया पैकेज एसी का, जिसमें थ्री फेस का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और जैसे दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों तक पहुँचाइए और अपना प्यार हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। तो चलो दोस्तों चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें नए वीडियो के अपडेशंस के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बीटेन एयरकूल्ड सर्विसेज से। दोस्तों आज हम पैकेज एसी में पीसीबी से किस तरीके से वायरिंग करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने पीसीबी बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था, और जब मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला भी था अगला वीडियो जो भी लाऊंगा उसमें मैं आपको पीसीबी से किस तरीके से पैकेज एसी की वायरिंग करते हैं वो बताऊंगा। ये सिंगल कंप्रेसर की वायरिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों चले हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों तक पहुँचाइए और अपना प्यार हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। तो दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो सोर्स है वो यहाँ से चालू हो जाता है। सोर्स में हमारे पास तीन लाइन होता है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, रेड, येलो एंड ब्लू, और एक जो ब्लैक है वो हमारा न्यूट्रल है। अब हम क्या करते हैं, ये तीन लाइन हमारे जो है पावर बोर्ड से आने के बाद, जो हमारा ट्रिपर से आने के बाद, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको ट्रिपर किस तरीके से होता है, ट्रिपर किस तरीके से काम करता है, और ये हमारे आउट यूनिट के अंदर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दिया रहता है कनेक्ट करने के लिए, और न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए दिया रहता है। वहाँ पे हम ले जाके इसको कनेक्ट करते हैं। अब जैसे हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हमारा लाइन पावर यहाँ पे चालू हो जाता है। अब लाइन पावर जैसे ही चालू होता है तो हमको सबसे पहले इसमें एक चीज़ जानना जरूरी होता है कि हमारे तीनों लाइन बराबर आ रहा है कि नहीं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे SSP, सिंगल फेस प्रोवाइडर बोलते हैं जिसको, है ना, जिसमें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 तीनों दे देते हैं हम, है ना। अगर तीनों में करंट बराबर आ रहा है तो ये अपना सप्लाई आगे बढ़ाएगा, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ किस तरीके से। अब हमने क्या किया है, ये तीनों लाइन जैसे यहाँ पर आया, इसी तीनों लाइन से हमने कंप्रेसर के लिए पावर देना है, कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर के लिए। तो हमने तीनों लाइन को उठा के हमारे कॉन्टैक्टर में डाल दिया। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्टैक्टर के अंदर हमारा तीनों लाइन आ गया, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और T1, T2, T3, मतलब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 हमने क्या किया, सीधे ले आके कंप्रेसर को दे दिया। बराबर है, ये हमारे कंप्रेसर में चले गया। अब जब ये कॉन्टैक्टर पंच होगा तो ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एक मोटर का भी इस्तेमाल किया है, जो हमारा सिंगल फेस मोटर है, जिसको हम कंडेंसर मोटर बोलते हैं, जिसमें एक लाइन और एक न्यूट्रल चाहिए। तो जैसे कि हमको मालूम है कि न्यूट्रल हमने यहाँ पर दिया हुआ, तो ये न्यूट्रल को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है और लाइन हमारे कॉन्टैक्टर के T1 से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही पंच होगा तो हमारा कंप्रेसर के साथ साथ हमारा फैन मोटर भी चलने लगेगा। ठीक है, फैन मोटर बोले तो हमारा कंडेंसर मोटर चलने लगेगा। तो हमारा एक जैसे कंप्रेसर तो जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर पंच होगा तो हमारा कंप्रेसर और फैन चालू हो पड़ेगा। अब ये कंप्रेसर और फैन को चालू करने के बीच में बहुत सारा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ से हमारा लाइन आया, लाइन यहाँ से सीधे SSP पे चले गया, SSP से और यहीं से एक पॉइंट हमारा कॉन्टैक्टर पे आ गया, कॉन्टैक्टर से हमने इधर बांट दिया। ठीक है, अब ये देखो, आप लोग सोचोगे कि यार लाइन तीनों में से एक लाइन भी खराब हो गई तो चलेगा कैसे, तो उसका तरीका मैं बताता हूँ, ये क्यों नहीं चलेगा उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से SSP के लिए हमारा 3 लाइन चले गया। अब हमारे पास एक PCB बोर्ड है यहाँ पे। अब ये PCB बोर्ड चलता है 24 वोल्ट से। ठीक है, अब इस PCB बोर्ड को चलाने के लिए हमने क्या किया है
कि यहाँ से देखो पीसीबी बोर्ड को चलाने के लिए हमको न्यूट्रल चाहिए और लाइन चाहिए। ये दो चीज़ तो हमको चाहिए, तब जाके हमारा ये पीसीबी बोर्ड चलेगा, फिर पीसीबी बोर्ड में सप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, न्यूट्रल जो हमारा यहाँ से आ रहा था, इस पोर्शन से जो आ रहा था, देखिए ये पतला से वायर देखिए ये गया और ये आके एसएसपी पे यहाँ पे लग गया, स्विचिंग पे लग गया एसएसपी के। ठीक है, जैसे एसएसपी को तीनों लाइन मिलेगा तो ये एसएसपी पंच कर देगा इस एरिया को, मतलब इस वायर को इस वायर से कनेक्ट कर देगा। जैसे ही कनेक्ट कर देगा तो न्यूट्रल हमारे पीसीबी बोर्ड को मिल जाएगा। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी करंट नहीं आ रहा होगा तो ये पंच ही नहीं होगा, मतलब ये पीसीबी बोर्ड चालू ही नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये पंच होगा तभी हमारा पीसीबी बोर्ड चलेगा, क्योंकि आप सभी लोग सभी टेक्नीशियन को मालूम है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए हमारे पास न्यूट्रल और लाइन दोनों होना जरूरी है, और खासतौर पर पीसीबी बोर्ड जैसी चीज़ों को चलाने के लिए हमारे पास न्यूट्रल और लाइन होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, न्यूट्रल को एसएसपी से बाईपास करके हमने पीसीबी बोर्ड में दे दिया है। बाईपास नहीं, पीसीबी से कनेक्ट करके हमने आगे दे दिया, स्विचिंग करके, सॉरी बाईपास नहीं स्विचिंग करके। तो हमारे तीनों जब फेस आएंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा और हमको न्यूट्रल हमारे पीसीबी बोर्ड पे मिल जाएगा। और लाइन हमने कहाँ से लिया, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा लाइन का ऑप्शन है। लाइन हमने कहाँ से लिया, लाइन हमने जाके सीधे एसएसपी के L3 से उठा लिया है ना। तो हमको यहाँ से लाइन मिल गया और यहाँ से स्विचिंग होके हमको न्यूट्रल मिल गया। जैसे ही तीनों फेस आएगा, स्विच होगा, ये पीसीबी चालू हो जाएगा। अब जैसे ही पीसीबी चालू होता है तो क्या होता है, जैसे पीसीबी चालू होगा, पीसीबी में सारी चीज़ें किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे हमने एक अडाप्टर यूज़ किया, अडाप्टर बोले तो एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया। देखिए ये 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है ये। अब इस ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए 220 वोल्ट हमको ऊपर से पीसीबी बोर्ड में यहाँ पे एक जैक दिया होता है, उस जैक से कनेक्ट होकर वो इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई देता है। उसी का दूसरा जैक हमारा 24 वोल्ट पे इस पर चले जाता है। अब ये 24 वोल्ट इस पीसीबी बोर्ड का प्रोसीजर इस तरीके से होता है कि ये यहाँ से इस 24 वोल्ट को यहाँ पे भेजता है, कहाँ पे, हमारे थर्मोस्टेट के लिए। यहाँ पे देखिए RCGY1 दिया होता है। ठीक है, तो R और C में हमारा 24 वोल्ट आता है। ठीक है, ये 24 वोल्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधे थर्मोस्टेट को दे देते हैं। थर्मोस्टेट के R पे चले जाता है और कॉमन हमारा थर्मोस्टेट के कॉमन पे चले जाता है। ठीक है, अब यहाँ से G और Y1 निकलता है। थर्मोस्टेट क्या करता है, 3 मिनट के बाद यहाँ से G और Y छोड़ता है ना। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करता है काम। उसके अलावा अब ये G और Y का, अब जैसे ही मान लीजिए ये हमारे इसको पावर मिला तो ये 3 मिनट के बाद यहाँ से 3-2 मिनट जो भी आपने सेटिंग करी हुई सेटिंग के हिसाब से Y को यहाँ से सप्लाई छोड़ेगा, 24 वोल्ट छोड़ेगा। 24 वोल्ट जैसे इस Y को मिलेगा, इस पीसीबी बोर्ड को ये थर्मोस्टेट जैसे ही देगा वैसे ही हमारा यहाँ पे कंप्रेसर स्टार्ट कर देगा। कंप्रेसर स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, 240 वोल्ट चाहिए। यहाँ पे 240 वोल्ट आता है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ से 240 वोल्ट जैसे ही आएगा तो हमारा जो है ये 240 वोल्ट देखिए, जैसे ये देखिए ये कंप्रेसर का है, कंप्रेसर का 240, ये जब भी पीला वायर जा रहा है ये कंप्रेसर के लिए। ये क्या करता है, सीधे आता है और हमारे कॉन्टैक्टर को यहाँ पे कॉइल को 240 वोल्ट दे देता है। तो न्यूट्रल हमारा देखिए यहाँ से आ गया कॉन्टैक्टर के लिए, यहीं से हमने कनेक्ट कर दिया और वहाँ से हमारा 240 वोल्ट जैसे इधर आएगा ये पंच हो जाएगा। आपको मालूम है कि कॉन्टैक्टर किस तरीके से काम करता है। इसके अंदर जो कॉइल है वो 220 वोल्ट का कॉइल है। ठीक है, तो वो जैसे ही पंच होगा तो हमारा ये जैसे इसको सप्लाई मिलेगा ये पंच हो जाएगा। अब ये पंच होगा तो ऑब्वियसली जैसे ये पंच होगा तो हमारा कंप्रेसर और कंडेंसर फैन चालू हो जाएगा। तो ये हो गया एक चीज़ हमारा कंप्रेसर और इसको चालू करने के लिए। तो कंप्रेसर को सीपी जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ से सीपी छोड़ देगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जैसे ही यहाँ से अंदर से हम फैन का सीपी आएगा तो ये फैन का सीपी जैसे ही आएगा यहाँ से कनेक्ट जी पे आएगा तो ये 24 वोल्ट आएगा तो ये फैन का सीपी छोड़ देगा। फैन का सीपी जैसे ही छोड़ेगा ये क्या करेगा, यहाँ पे एक सिंगल पोल कॉन्टैक्टर लगा होगा। ठीक है, अब इस सिंगल पोल कॉन्टैक्टर का भी न्यूट्रल देखिए हमने यहाँ से लाए, ये लेके गए और ये वाले कॉन्टैक्टर से उठाया है ना। न्यूट्रल आप कहीं से भी उठा सकते हो कॉन्टैक्टर के लिए, हमने यहाँ से उठाया इसी कॉन्टैक्टर के इस पॉइंट से ये न्यूट्रल में उठा लिया। यहाँ से 240 वोल्ट आ गया। ये भी इसके अंदर भी जो कॉइल है वो 220 वोल्ट का कॉइल है, 220 240 बोलते हैं है ना, 110 से लेके 240 वोल्ट के बीच का कॉइल होता है। तो ये कॉइल जो है ये पंच हो जाएगा। जैसे ही पंच होगा तो क्या होगा, ये सप्लाई छोड़ देगा आगे की ओर, किस पे, ब्लोवर मोटर पे। ठीक है, ब्लोवर मोटर चालू हो जाएगा। बस इतनी सी चीज़ है इसके अंदर और तो कुछ ज़्यादा है नहीं। और आप इस वीडियो का ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें को अगर पंच करना, कंप्रेसर का सीपी
और ये आपका ब्लोअर मोटर का सीपी, ये कब छूटता है, ये सारी चीज़ों को ये पीसीबी बोर्ड क्या करता है, मैनेज करता है। मैनेज कैसे करता है, आपके एचपी स्विच पे जाके देखेगा कि आपका प्रेशर बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे एचपी एलपी स्विच दिया हुआ है ना, इसका कनेक्टर दिया हुआ, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपका एचपी स्विच का है, ये एलपी स्विच का है। यहाँ से दो वायर निकलता है रेड और ब्लू कलर का, जो सीधे जाके कंप्रेसर के पाइपों में जुड़े होते हैं, किस पे, सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन में लगे होते हैं। अगर यहाँ पे प्रेशर बराबर आ रहा होगा तो ही ये आगे की ओर सप्लाई, ये इनको इसको सप्लाई छोड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके इसके अंदर गैस नहीं है या कुछ प्रॉब्लम आता है, मतलब स्विच खराब है या फॉल्टी हो गया, वायर कट गया, तो ये यहाँ पे सीपी छोड़ेगा ही नहीं, इस जगह पे सीपी छोड़ेगा ही नहीं, ये सीपी को बंद करके रख देगा। तो जब सीपी नहीं छूटेगा तो हमारा ये पंच ही नहीं होगा। जब ये पंच नहीं होगा तो हमारा कंप्रेसर ये चलेगा ही नहीं, चालू ही नहीं होगा। सिंपल सा मेथड, ज़्यादा इसमें कुछ उलझने वाली चीज़ है ही नहीं, है ना। और टेक्नीशियन लेवल पे जब हम जाते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। ऐसा वायरिंग का झमेला देख के एकदम टेंशन नहीं लेने का, सीधे सीधे वायर पकड़ने का, किधर कौन सा वायर गया देख लेने का, मेन स्विच बंद करके ही काम करें। अपने सुरक्षा हमेशा अपने हाथ में रख के चले, बगैर सुरक्षित होकर कोई भी काम ना करें। तो इसमें जैसे बोलते हैं ना कि पैकेज एसी में बहुत वायरिंग होता है, बहुत इसका, तो देखो अगर देखेंगे, अगर हम सिंपली अगर वायरिंग को ट्रैक करना शुरू करेंगे तो वो वायरिंग बहुत सिंपल वायरिंग होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। देखो सीधा से सीधा हिसाब किताब, एक कंप्रेसर को चलाने के लिए 3 फेस चाहिए होता है। अब वो 3 फेस पे कैसा होता है, एक भी फेस खराब निकला या एक फेस नहीं आ रहा तो कंप्रेसर खराब होता है, डैमेज होता है। उस डैमेज के बचाने के लिए हम एसएसपी का यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं, पीसीबी बोर्ड का यूज़ करते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें, थर्मोस्टेट जो होता है बंदा का टेम्परेचर के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करता है ना। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम ये बाकी डिवाइसेस को लगाते हैं, जैसे कॉन्टैक्टर लगाया, एसएसपी लगाया। एसएसपी तो बहुत मेन होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर इसमें से एक भी फेस नहीं आया तो ये क्या, इसको सप्लाई नहीं देगा। जब इसको ये सप्लाई नहीं देगा तो ये यहाँ से सीपी मिलेगा ही नहीं, तो कंप्रेसर वम्प्रेसर को चलेगा ही नहीं। सीधा सीधा हिसाब किताब है ना। भले आपने यहाँ पर लाइन डायरेक्ट लाके जोड़ दिया, लेकिन जब तक ये इधर से तीनों फेस इसको नहीं मिलेगा एसएसपी को, तब तक ये जो है आगे का कोई प्रोसेसर होगा ही नहीं, सारा प्रोसेसर वहीं के वहीं होल्ड हो जाएगा, है ना। तो बस बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सी चीज़ें। आप इस वायरिंग डायग्राम को, अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियो समझ में आता है, वीडियो को मैं सिंपल मेथड में समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ। सिंपल मेथड है, 2-3 वायर का खेल है, उसको आप समझ सकोगे तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। और थोड़ा ध्यान दे के समझोगे तो और अच्छी बात है। कई लोग नीचे कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, तो देखो अवॉइड करो उन सब चीज़ों को, है ना। लोग कुछ क्या कुछ बोलते हैं, देखो अपने इंपॉर्टेंस हर आदमी दिखाने की कोशिश करता है, तो वो लिखता रहता है कि भाई ऐसा है वैसा है ये है वो। आप तो बस आपको समझ में आना चाहिए, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। और आप जब फील्ड पे काम करो तो आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। इसकी कोशिश मेरी हमेशा रही है कि हम आसानी से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हमारे पास अभी हमने यहाँ पे सिंगल फेस इसको यूज़ किया है, मोटर्स यूज़ किए हैं। कौन से, हमारे कंडेंसर मोटर और हमारा ब्लोअर मोटर, दोनों सिंगल फेस है, न्यूट्रल और लाइन से चलने वाला। 3 फेस नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। 3 फेस होता है तो आपको कुछ नहीं करने का, तीनों के तीनों फेस यहाँ से उठा लेने का, बस खत्म बात। ज़्यादा कुछ उसमें झमेला नहीं है ना। वायरिंग जैसे मान लीजिए कि आपका 3 फेस का मोटर है तो 3 वायर लाके ये तीनों ये T1 T2 T3 में घुसेड़ देना, ऐसे कंप्रेसर में डालते वैसे इसमें डाल देना, खत्म बात, हो गया। आपका कंडेंसर मोटर भी चलने लगेगा 3 फेस है तो। और अगर आपका ब्लोवर का 3 फेस होगा तो यहाँ पे आपका ये कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 3 फेस वाला कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे सिंगल फेस आया है, यहाँ से हमने जैसे L3 से सिंगल फेस दिया है, इसी तरीके से आप L2 L1 भी उठा के यहाँ पे लेके सेम यही कॉन्ट्रैक्टर इधर लगा के इसको भी दे देना, खत्म बात। और कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर देने की जरूरत है, कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे ऑलरेडी हो गई है ना। पंचिंग कॉन्ट्रैक्टर का अलग अलग वो रहते हैं, मेथड रहते हैं, उस मेथड के हिसाब से वो चलता है। ऐसा देख के एकदम घबराना नहीं, थोड़ा सा देख के समझ के उसको कर लेने का। बस आपको लाइन पकड़ के चलना है कि भाई तीनों L1 L2 L3 कैसे किधर किधर जा रहा है, और ट्रांसफार्मर लगा है, पीसीबी लगा है, तो उस हिसाब से उसको मैनेज करके इसको आप चला सकते हैं। बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे मैं बोलता हूँ एसी का काम जो है बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, खतरे वाला काम है। तो वायरिंग से हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप वायरिंग का काम करें तो आप मेन स्विच गिरा के ही वायरिंग का काम करें, चीज़ों को अच्छे से समझ लें, घबराएं नहीं, आराम से करो, अपना काम हो जाता है ना। ज़्यादा उलझन वाला काम नहीं होता है ना। तो पीसी जब मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपका पीसीबी बोर्ड ख़राब है तो पीसीबी बोर्ड रिपेयर करवा लो। देखो पीसीबी बोर्ड वगैरह क्या वो रिपेयरिंग करने वाले अलग होते हैं ना, उसके टेक्नीशियंस अलग होते हैं। तो देखो हर काम हर आदमी नहीं कर सकता, तो पीसीबी बोर्ड रिपेयरिंग करने वालों को पीसीबी बोर्ड रिपेयरिंग करने को दे दो, वो आपका पीसीबी बोर्ड रिपेयर करके दे देगा, ले जाके लगा के इंस्टॉल करके वापस चालू कर दो, है ना। बस आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि पीसीबी बोर्ड से किस तरीके से हमारा पैकेज एसी की वायरिंग डायग्राम होता है। इस वायरिंग डायग्राम का ये जो इमेज है ये आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से,
और इसको आप अपने डायग्राम, अपने बुक में डायग्राम बना लो, समझो, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी डायग्राम है, बहुत तरीके से आप, और मैंने कोशिश करी है वायरिंग को थोड़ा डिफाइन करने का, कलर कोऑर्डिनेशन रख के, तो आप उसके हिसाब से उस चीज़ को समझ के, आपको एक बार दिमाग में बैठ गया आपकी ये चीज़, तो फिर आपसे एक चीज़ कोई नहीं छीन सकता है, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ईजी है। पैकेज एसी के वायरिंग, पैकेज एसी मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है नॉर्मल एसी से ज़्यादा ईजी होता है। हमको इस तरीके से सोच के चलेंगे तो ये ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। जो दोस्त बाहर कंट्रीज में काम करते हैं उनको मालूम है पैकेज एसी की वायरिंग वगैरह किस तरीके से होता है, तो उन लोग तो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। जो नए लोग हैं उनको तकलीफ होता है। और अगर कहीं कोई दिक्कत है वायरिंग में, कुछ अगर मेरे से छूट गया या कुछ है, तो नीचे कमेंट्स में डालिए, मैं अगली वीडियो में उसको अच्छे से बना के दोबारा देखता हूँ। वैसे तो मेरे को लगता नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा है, काफ़ी मेहनत करी है इसमें। फिर भी अगर कुछ छूटता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा उसको भी कवर कर देगा। तो दोस्तों, मैं रमेश, ब्रिटेन एयर कूल्ड सर्विसेज से, हमेशा अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों तक पहुँचाइए। अगले वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।